Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 11th of the November 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज जो आर्टिकल है एडिटोरियल है द हिंदू में रिवैम्पिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टू फिट द बिल। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे भारत सरकार ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिप्लेस कर रही है, जो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसको सरकार रिप्लेस करे। अमेंडमेंट बिल ये नहीं है, इसमें कोई संशोधन नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से इसे रिपील किया जा रहा है और इसे नए तरीके से लागू किया जाएगा। तो इस आर्टिकल को लिखा है इसको लिखा है एम आर माधवन ने और ये पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च न्यू दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो अगर देखा जाए जो गवर्नमेंट ने बिल पेश किया है तो अभी वो एक्चुअल में पार्लियामेंट में पेश होगा, वहाँ पर पेश हुआ था लेकिन उसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था जो होम अफेयर से रिलेटेड हैं और वहाँ पर जो है डिस्कशन चल रही है। तो ये डिस्कशन वाली बात हम देखते हैं कि इंडियन पीनल कोड जो 1860 से काम कर रहा था, क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से काम कर रहा था। तो ये एक्चुअल में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके बेसिस हुआ करते थे। लेकिन अब जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो उसको एनालिसिस कर रही है और जिसको नया नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता बिल, आईपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल जो पहले सीआरपीसी था, और इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है भारतीय साक्ष्य बिल कहा जा रहा है। इस बिल में देखा जाए तो क्या ये पूरी तरीके से एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं? तो बिल्कुल ये नहीं, ऐसा नहीं, ये रिप्लेस पूरी तरीके से नहीं कर रहे और ये न ही पूरी तरीके से अमेंडमेंट है। यानी कुछ देखा जाए तो इसमें कुछ गैप हैं दोनों बिल में, उस गैप को किस तरीके से भरा जाना चाहिए। तो एक सिंपल से हर आम नागरिक के बीच में, हमारे बीच में, भारत के हर सिटीजन के बीच में ये क्वेश्चन जन्म लेना चाहिए और क्वेश्चन होना चाहिए कि इसको किस तरीके से अपडेट किया जाएगा। क्या इसमें मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस को ऐड किया जाएगा कि नहीं? क्या हमारे इसमें जो मॉडर्न जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें क्या इस रिफ्लेक्शन दिखेगा कि नहीं? और हमें ये भी देखना कि हाउ डू दिस विल रिलेट टू द वेरियस स्पेशल लॉ। एक्चुअल हम जानते हैं जो आईपीसी, सीआरपीसी चाहे इंडियन एविडेंस के अलावा बहुत सारे जो है और भी जो लॉ हैं, स्पेशल लॉ हैं, तो क्या उनको इसमें से रिलेट किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा? जो डिफरेंट हम जानते हैं कुछ डिफिनीशंस वगैरह भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी बाद में हो जाती है कि एक वर्ड को लेकर के जुडिशरी में मामला लटक जाता है। तो क्या इन सब इशू को सरकार जो है एड्रेस कर रही है कि नहीं? तो मॉडर्नाइजिंग द लॉ, इस लॉ को मॉडर्नाइज तो किया जा रहा है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन जन्म लेता है। एक्चुअल हमें यहाँ पर 7 इशू, इस आर्टिकल में 7 इशू को डिस्कस किया गया है। तो इसको हम आइए देखते हैं डिफरेंट इशू क्या है जो हर सिटीजन को समझने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट क्या है, वेदर दिस विल एक्सक्लूड सिविल लॉ। तो हमारे देश में जानते हैं 2 तरीके के लॉ हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। जो सिविल लॉ होते हैं एक्चुअल में ये जो है किसी सिविल लॉ का मतलब ये नागरिक संहिता है जो किसी व्यक्ति के किसी जो मॉनिटरी या फाइनेंशियल नुकसान होते हैं, किसी संपत्ति के नुकसान से या संपत्ति से संबंधित जो वाद विवाद होते हैं वो सिविल लॉ है। और क्रिमिनल मारपीट, झगड़ा, आतंकवादी गतिविधियाँ, ये सब चीज़ें जो है क्रिमिनल लॉ है। तो क्या सरकार सिविल लॉ को रिपील कर देगी? तो ये एक देखने वाली बात है कि जो हमारे सोसाइटी में या जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देखा जाए प्राकृतिक न्याय की बात करते हैं तो इसमें किस तरीके से प्रोविज़न को मेंटेन करेंगे। स्पेशली देखा जाए तो पहले सीआरपीसी में जो है वीमेंस जो थी और चिल्ड्रेन थे, अगर डाइवोर्स हो जाता है उसके बाद भी उनको मेंटेनेंस देने की बात की जाती थी, एक जो है क्लास पहले से था। और देखा जाए तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो अफेंस से रिलेटेड होते हैं। तो क्या सरकार उसमें, कुछ लोग ऐसे अफेंस होते हैं जो व्यक्ति जो है आसानी से एक्विट हो जाता है, बरी हो जाते हैं। जैसा कि देखा जाए अगर कोई व्यक्ति है लॉटरी का टिकट वगैरह रख रहा है जिसमें बहुत छोटी सज़ा होती है, तो क्या उस तरीके की सज़ा को सरकार रखना चाहती है? सेकंड, वेदर दिस विल क्रिएट ए रिफॉर्मेटिव सिस्टम रेदर देन पनिटिव सिस्टम। हम जानते हैं कि हमारा सिस्टम जो है पनिटिव सिस्टम है। इसको पहले ही सरकार ने कहा था कि एक्चुअल में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था वो पनिटिव सिस्टम को अकॉर्डिंग ही बनाया था। उनका मेन पर्पज़ था यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पनिशमेंट देना, जेल में ठूंस देना, जिससे कि हम लूटपाट आसानी से कर सके थे। ये अंग्रेजों का मोटिव था। लेकिन क्या सरकार यहाँ पर पनिटिव सिस्टम बनाएगी या रिफॉर्मेटिव सिस्टम में? देखा जाए जो रिफॉर्मेटिव सिस्टम होता है तो इसमें कुछ ये चीज़ किया जाता है, जैसा कि हम अखबारों में पढ़ते हैं कभी कभी कि विदेशों में बहुत बड़े जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं या नेता वगैरह होते हैं उनको पब्लिक टॉयलेट या नालियाँ साफ़ करने के काम दे दिया जाता है। यानी जो उनको जो ऐसा काम की दे जो कम्युनिटी सर्विस करें। तो क्या इस तरीके के जो पनिशमेंट है सरकार ऐड करेगी कि नहीं करेगी? तो ये ऐड किए जाने चाहिए। और साथ ही साथ देखा जाए तो जैसे जैसा हमने कहा कि कुछ ऐसे
क्राइम होते हैं, जैसे कि अनऑथराइज लॉटरी कोई ऑफिस खोल ले, जिसमें मैक्सिमम पेनल्टी पहले जो कानून थे उसमें 6 महीने की ही थी, इम्प्रिजनमेंट जो है 6 महीने की थी। तो क्या सरकार जो है ऐसी चीज़ों को रखेगा या उसे रिपील किया जाएगा? थर्ड देखा जाए, वेदर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्ट प्रोसिक्यूशन जो है मेंटेन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है सरकार किस तरीके से आगे काम करेगी, जैसा कि देखा जाए तो सीआरपीसी के जो प्रोविज़न है जो उसे चार्ट आउट किए गए हैं, जैसे उसमें एक आर्ट की क्लास है सेक्शन 144 144 धारा 144 सभी लोग उससे परिचित हैं कि अगर इसको जो उपद्रव अगर किसी स्थान पर होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी के पास एक पूरा अधिकार होता है, को सेक्शन 144 धारा 144 लगा देता है और वहाँ पर फिर जो है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए किए जाते हैं। तो क्या सरकार इसे ऐड कर रही है? तो बिल्कुल इसको रिटेन किया गया, ये तो हर देश में ऐसा कानून है, रिटेन किया जाता है। नेक्स्ट देखा जाए, फोर्थ हमारे पास है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कभी कभी सरकार को डायरेक्शन देते हैं डिफरेंट जो है जजमेंट के माध्यम से, तो क्या उन चीज़ों को भी कोडिफाइड किया जाएगा या नहीं कोडिफाइड किया जाए? तो कुछ चीज़ों को कोडिफाइड कर रहे हैं, इन कुछ को कोडिफाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे देखा जाए मर्सी पिटीशन, जो कोई मर्सी पिटीशन होती है, जब बिल कोडिफाई द प्रोसीजर फॉर मर्सी पिटीशन, जो किसी को फांसी की सज़ा होती है तो राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लेके जाता है दया याचिका, तो उसको सरकार इसको इंक्लूड कर रही है। लेकिन वहीं देखा जाए तो जो अरेस्ट और बेल से संबंधित नियम वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है उसको कोडिफाई नहीं किया जाए। फिफ्थ देखा जाए क्वेश्चन हमारा है वेदर द विल ट्राई टू इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो देखा जाए तो एक्चुअल में जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी उसमें नहीं होती है। इसमें लोग जो है 40 साल 50 साल तक मुकदमे लड़ते हैं और फाइनली छूट जाते हैं। तो ये देखा जाए तो कंसिस्टेंसी सरकार रखे कि नहीं रखेगी, पेनाल्टीज किस तरीके से रखे जाएंगे, जो डिफरेंट स्पेसिफाई जो पनिशमेंट है, जैसा कि देखा जाए जो पनिशमेंट रखे जाते हैं भारत में वो फिक्स नहीं होते हैं, वो एक रेंज में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो सरकार जो है ऐसा पनिशमेंट देती है अप टू 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट। अगर अप टू 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है उस व्यक्ति को 1 दिन से लेकर के 10 साल तक की कोई सज़ा दी जा सकती है। अब ये डिसाइड करेगा कौन? जज डिसाइड करेगा उसे कितना सज़ा देना है, उस सिचुएशन क्या थी, जो क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें डिसाइड होती थी। जो है बिल जो है रिटेन कर रहा है, यानी अभी भी सज़ा को फिक्स नहीं रखा गया है कि 1 साल सज़ा होगी, 5 साल सज़ा होगी, 8 साल सज़ा होगी। सज़ा के अप टू 10 ईयर मतलब वो 1 दिन से लेकर के 1 घंटे से लेकर के 10 साल की कोई सज़ा दे सकता है। यानी जो डिस्क्रिशनरी पावर की हम बात करते हैं तो जजों की पास ज़्यादा होने वाली है। 6 पार्ट देखा जाए तो वेदर द एज प्रोविजन हैव बीन अपडेटेड फॉर मॉडर्न नॉर्म्स। तो जो मॉडर्न नॉर्म्स है, जो क्राइम की जो क्रिमिनल की मिनिमम एज है वो क्या डिसाइड करती है? तो जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है वो 7 साल है। कोई बच्चा अगर 7 साल से कम उम्र का है वो कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, और 7 साल अगर उसकी उम्र है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जा सकता है। लेकिन इसमें भी ऐसा चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं कि उसे 12 साल की आयु तक उसे एग्जेम्पशन मिल जाता है कि 12 साल से कम बच्चे को जो है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस ना हो तो उसे कोई सज़ा नहीं हो सकती है। तो क्या सरकार इसमें कोई चेंज करेगा, इस मिनिमम एज में कोई चेंजिंग किया जाएगा या उसी को बनाए रखा जाएगा? तो ये भी क्वेश्चन है और ये देखने वाली बात है सरकार जब बिल पेश करती है। 7th क्वेश्चन है वेदर जेंडर रिलेटेड ऑफेंसेज हैव बीन अपडेटेड। तो जेंडर रिलेटेड जो ऑफेंस है सरकार उसके ऊपर क्या कर रही है? जैसे देखा जाए जो ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री है, सरकार एक सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब एडल्ट्री भारत में क्राइम नहीं है। सेक्शन 377 था जो 377 जो आईपीसी का था, तो उसको भी सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसे ख़त्म कर दिया है। सेम सेक्स जो इंटरकोर्स हुआ करते थे पहले, वो हुआ कर क्या होता था वो रेप माना जाता था, लेकिन अब उसको हटा देगा। लेकिन उसके एक जो है बुरे परिणाम भी हैं, जैसे कि भारत में रेप का कानून सिर्फ महिलाओं पर अप्लाई होता है। महिला और पुरुष में अगर कोई जो है आपसी सहमति के बिना ज़बरदस्ती सेक्स करता है तो रेप कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई पुरुष के साथ करता है तो वो रेप कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भारत में कोई कानून बचा ही नहीं। क्योंकि जब ये आर्टिकल 377 था, धारा 377 था, तो उसमें एक रेप कंसीडर किया जाता, उसको दोषी भी ठहराया जाता। लेकिन जब से जो LGBTQ का जो मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली पूरी तरीके से स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो अब इससे जो है परिणाम ये है कि कोई अगर मेल व्यक्ति का रेप होता है तो भारत में कोई कानून नहीं है। तो क्या भारत सरकार जो है बिल ला रही है इसमें कुछ प्रोविजन लाएंगे या वो वैकेंट रहेगा? तो जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी 2013 में और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दिया था, जैसा कि मैरिटल रेप को एक उन्होंने ऑफेंस मानने की बात की थी। लेकिन जो सरकार के इस बिल में ऐसा कोई प्रोविजन
नहीं है। ओवरलैप विथ स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉ की बात देखा जाए, ये जो हमारी आईपीसी है इसको 1860 में इनेक्ट किया गया था और ये एक्चुअल में देखा जाए तो प्रिंसिपल एक्ट था जो किसी भी ऑफेंस के लिए पेनाल्टी देने के लिए बात करता था, पेनाल्टी की बात करता था, जो बहुत सारे जो है लॉ डील जो और भी लॉ बनाए गए थे जो इन सब क्राइम्स को डील करते थे। अगर देखा जाए तो कुछ केसेज हम देखते हैं कि जो पेनाल्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तब पर्सन जो प्रोसिक्यूशन फेस कर रहा है तो उसको देखा जाए तो डिफरेंट लॉ के तहत जो है सेम एक्शन के लिए उसे डिफरेंट कानून के तहत सज़ा मिल सकती है। अगर देखा जाए जो आगे हम एड्रेस करते हैं जैसे कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, ये क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ द आईपीसी रिलेटेड टू वेट एंड मेजर विल नॉट अप्लाई, यानी जो अगर कोई भी ऐसा प्रोविज़न है जो ये मेट्रोलॉजी के पार्ट है, जो हम जो वेट की बात करते हैं, जो वजन करने वाले किलोग्राम होते हैं, वाट होते हैं, उनका नियम अप्लाई नहीं होगा। द बिल रिमूव दिस प्रोविजन, तो बिल ने अब क्या किया, इसको प्रोविजन को ही रिमूव कर दिया। वैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए, लेकिन उनको रेगुलेट करना आवश्यक है। आगे देखा जाए तो कुछ अन्य चीज़ें हैं जैसे कि कुछ चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं, यानी उस चीज़ों को जो पुराने कानून थे इसमें ऐड भी किए गए, उसे जोड़ दिए गए। जैसे सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड, कोई व्यक्ति जो है दवा को जो है एडल्ट्रेट कर दिया, उसमें मिक्स कर दिया, दवा में मिलावट किया है, या बांडेड लेबर का पार्ट है, रैश ड्राइविंग करता है, बहुत तेज़ तरीके से गलत तरीके से गाड़ी चलाता है, तो इन सब चीज़ों को अभी भी इसको जो है उसी तरीके से रखा गया है, यानी ये एक इलीगल काम कंसिडर किया जाएंगे। एबॉर्शन जो है पहले भी ऑफेंस था, अभी ऑफेंस है, तो अगर जो है प्रेगनेंसी एक्ट जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, उस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, उसके तहत से उसको परमिशन मिलेगी अगर डॉक्टर परमिशन देते हैं। अदर यानी उसको जो है अगर नहीं कोई डॉक्टर की सलाह नहीं लेता है तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। तो आगे देखा जाए तो सरकार जो है कुछ अन्य भी चीज़ें देख रही है कि, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार ने कुछ एक गलत कदम उठाया हमारे अकॉर्डिंग कि जो पेरेंट होते थे, जो माता पिता हैं, उनको जो मेंटेनेंस ऑफ ए पेरेंट थ्रू स्पेशल एक्ट वाज पास्ड इन 2007 रिगार्डिंग, तो 2007 में एक कानून पास किया गया था कि किसी व्यक्ति को उसके बच्चों द्वारा मेंटेनेंस पाने का अधिकार है, लेकिन सरकार इसको सीआरपीसी में से ही रिप्लेस कर रही है, इन कानून को हटाने। कोई व्यक्ति जो है अगर उसके बच्चे उसको घर से खदेड़ दें तो वो कानूनी सहायता पाने का हकदार नहीं है, वो अपने बच्चों के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है, मेंटेनेंस नहीं पा सकता है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है। आगे देखा जाए तो सरकार ने जो बिल को जो मेंटल इलनेस होते, जो कुछ लोगों को जैसा कहा जाता है अनसाउंड माइंड, जैसा कि जब चुनाव लड़ते हैं लोग, उसमें एक प्रोविज़न देखा जाए तो कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है तो उसे लोन नहीं मिलेगा, वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता है, वो जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैच्यूटरी पोस्ट पर नहीं बैठ सकता है। तो ये अनसाउंड वाले माइंड वाले मामले को सरकार ने जो है हटा दिया है और वो सिर्फ एक बीमारी माना गया है और उसको कहा गया है कि सरकार उसको जो है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के माध्यम से डील करेगी। आगे देखा जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसे व्यक्ति को प्रोवाइड कराने की बात की गई है और जो मेंटल रिटार्डेशन था इसको जो है एक इनकम्प्लीट डेवलपमेंट माना जाता है। तो जैसा कि देखा जाए तो जो मेंटल रिटार्डेशन है, स्पेशली जो एल्कोहल या ड्रग्स का सेवन करते हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है, लेकिन सरकार ने क्या किया है, जो एडिक्ट हैं एल्कोहल या ड्रग्स के उनको जो है एग्जेम्प्ट कर दिया। यानी इस नए बिल में ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि कोई ड्रग्स या एल्कोहलिस्ट है तो उसको जो है एक क्रिमिनल कंसीडर किया जाएगा, जैसा कि इससे पहले भी देखा गया। सरकार ने बिल में ही प्रोविज़न किया है, कानून ही बदल दिया था। जब शाहरुख खान के बेटे का मामला आया तो सरकार ने देश का ही कानून बदल दिया कि अब ड्रग्स जो है भारत में यूज करना एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है। हम जानते हैं ड्रग्स की वजह से पूरे विश्व में जो युवाओं की क्या हालत हो रही है, तो ये भविष्य में और बिगड़ने वाला है। इसके आगे देखा जाए तो सरकार ने कुछ चीज़ों को उसी तरीके से रखा है, जैसे कि बात की जाए चैरियट, पीपल राइडिंग चैरियट्स, फायरिंग कैनन एंड बीइंग कैरिड ऑन प्लेनक्विन। अगर कोई व्यक्ति रथ जो है रथ की यात्रा करता है पहले ज़माने की तरह, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। कोई व्यक्ति तोप अपने घर में रखता है, तोप से फायरिंग करता है, कैनन फायरिंग जो है एक जो है ऑफेंस होगा। और कोई व्यक्ति अगर पालकियों में बैठता है, अगर पालकी से ढो के लिया जाता है, ये भी ऑफेंस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि 4 लोग एक व्यक्ति को ढोते हैं। तो इस चीज़ें जो है ऑफेंस के रूप में रखी गई, लेकिन जो है रिलेवेंट नहीं है कौन इसमें पालकी में जाता है। आजकल लोग कार और फरारी लंबोर्गिनी में जाएंगे कि पालकी में जाएंगे, लेकिन फिर भी सरकार ने उसको मेंटेन किया है। तो अब जो है हमें देखने की ज़रूरत यह है कि पार्लियामेंट जो एग्जामिन कर रही है, पार्लियामेंट को बहुत अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, इनोवेटिव तरीके से हमारे जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो है एनालिसिस करना चाहिए और हमें एक इफेक्टिव इफ़िशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड किए जाने की हमारी इच्छा है कि ऐसा पार्लियामेंट करें।
नेक्स्ट आर्टिकल है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप जो है, द डिसीजन टू एक्सपेल महुआ मोइत्रा स्मैक अ पॉलिटिकल वेंडेटा। अगर देखा जाए तो जो महुआ मोइत्रा हैं टीएमसी के सांसद, उसे जो है जो कमेटी है, उस कमेटी ने जो है क्या किया है, अरे उसकी सदस्यता को रद्द करने की रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को कर दिया है। तो जो तृणमूल कांग्रेस की जो मेंबर है, अब उससे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, अगर जो है एथिक्स कमेटी ने ऐसा तो रिकमेंडेशन दे दिया है, तो अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है आर्टिकल में, देखा क्या ये फेयरनेस का मामला बन सकता है या नहीं। और जो रिकमेंडेशन किया, ऐसा पहली बार किया है, आज तक किसी सांसद को जो है उसकी सदस्यता रद्द करने की बात नहीं की गई है। तो क्या सरकार इसमें, पार्लियामेंट इस पर क्या एक्शन लेगा, एक्चुअल में इसमें किया जाएगा, वो अभी बिल के रूप में या एक मैटर के रूप में पेश होगा पार्लियामेंट, फिर उसको पार्लियामेंट डिस्कस करेगी। अगर पूरी पार्लियामेंट उसको वोटिंग करती है, बहुमत में मामला आता है, तभी जा कर के सदस्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि एक्चुअल में क्या ये चीज़ें एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो कमेटी ने एक कोई अपना एक ग्राउंड मान लिया, कुछ ऐसा प्रिंसिपल मान लिया, उन्होंने कुछ कंक्लूजन दे दिए, लेकिन क्या देखा जाए तो ये एक्चुअल में एक बहुत अच्छी बात है अगर इस पर काम हो। क्योंकि अभी अभी देखा जाए तो भारत में 43% ऐसे सांसद हैं जो क्रिमिनल अफेंस उनके ऊपर है, उनके ऊपर चार्जेज हैं, ट्रायल चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। और 43% लगभग आधे पर लोग जो हैं भारत में क्रिमिनल के रूप में सांसद हैं। और महुआ मोइत्रा का जो मामला है, उसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये पाया कि महुआ मोइत्रा का जो पोर्टल है, जो पार्लियामेंट की तरफ से पोर्टल मिला है, वो 47 टाइम्स 47 बार जो है दुबई से एक्सेस किया गया है, लॉगिन किया गया है। तो अब यहाँ पर आर्गूमेंट ये दिए जा रहे हैं महुआ मोइत्रा की तरफ से कि उसके जो है सेक्रेटरी चाहे क्लर्क वगैरह जो है के पास भी पासवर्ड रहता है, वो लोग भी काम करते हैं। लेकिन ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि क्या कोई सेक्रेटरी या क्लर्क जो है बिना परमिशन के कुछ उस पर अपडेट कर सकता है, क्योंकि वो मामला गोपनीय नहीं है, वो तो पार्लियामेंट के पोर्टल पर जाने वाला है। उसको जो है पूरी पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने मैटर को रखा जाएगा। तो अगर कोई ऐसा होता है तो उसे अपने सेक्रेटरी या अपने क्लर्क के खिलाफ जो है कंप्लेन दर्ज करना चाहिए, जबकि ऐसा कोई मामला तो नहीं है। और एक्चुअल में जो बिजनेसमैन हीरानंदानी है, उसको जो है पैसे लिए जाने का मामला है कि उससे पैसे ले करके क्वेश्चन पूछें। लेकिन ये तो ठीक था कि पैसे ले करके क्वेश्चन पूछा, तो इससे पता नहीं चलता कि उसने रिश्वत लिया कि नहीं लिया, जैसा कि अभी भी कन्फर्म नहीं है कि कितना अमाउंट लिया कितना नहीं लिया। लेकिन चूंकि दूसरे को पासवर्ड दे देना ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और इस तरीके से किसी भी कीमत पर इसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसको अभी भी और भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का नहीं। अब यहाँ पर एक आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है कि वो जो वहाँ के कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं, पीपल्स हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कौन करेगा। अब नवंबर चल रहा है, मार्च जो है अप्रैल में चुनाव ही हो जाएंगे, तो कोई लंबा टाइम नहीं बचा है। लेकिन मामला रिप्रेजेंटेशन का नहीं है, मामला ये है कि जो पार्लियामेंट्री हमारी डेमोक्रेसी है, क्या इसको खतरा नहीं है। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से नहीं करेंगे तो एलिगेशन लगाना भी सही नहीं, किसी के ऊपर एलिगेशन लगा करके छोड़ देना भी सही नहीं। इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में हो सकता है कि पार्लियामेंट की वेबसाइट को कोई जो है दुबई में, हम जानते हैं अंडरवर्ल्ड के डॉन वगैरह सब बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, उन सबको एक्सेस मिल गया तो पार्लियामेंट की बहुत सारी फाइलें गायब कर सकते हैं। पार्लियामेंट में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी पूरी जो है सिस्टम हिल सकती है। तो यहाँ पर मामला कंस्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेशन का तो है, लेकिन हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी जो पॉलिसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे ऊपर देश आता है, कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं आती है। इसलिए आर्टिकल में डिस्कस किया गया, परंतु हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का जो है बात देखें। कॉन्स्टिट्यूंसी में आजकल सांसद विधायक काम ही कौन करता है, कोई सांसद काम नहीं कर रहा है, कोई विधायक काम नहीं कर रहा है, किसी भी पार्टी का हो, सब पैसा कमाने में मस्त हैं, सबको अपने मौज करने हैं। हवाई यात्रा फ्री चाहिए, आज 200-250 रुपये में जो है एक सिम 1 महीना रिचार्ज होता है, लेकिन उन लोगों को 15,000 महीना चाहिए। बिजली का बिल फ्री, पानी का बिजली, इनको फार्चूनर चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, बस यात्रा, और जो है ऑफिस काम के लिए अलग से पैसा चाहिए, ड्राइवर चाहिए, हज़ारों तरीके की सुविधाएं चाहिए, बंगले चाहिए, ये सब इन्हें चाहिए, परंतु कोई काम नहीं करता है। आज बच्चे जो है बेरोजगार हैं, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा परेशान है, वृद्ध लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, जो कुछ जो है जुमले चल रहे हैं,
कुछ लोगों को थोड़ी सी सुविधा में दिखा करके ज़्यादा जो है बड़ी बातें की जा रही है। तो ऐसा एक पार्टी का मामला नहीं है, ये हर इंडिविजुअल सांसद की सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में हर विधायक की है। तो यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो भविष्य में और भी ऐसे जो है केसेज आएंगे सामने और फिर लीपापोती चलेगी, क्योंकि इस पार्टी का व्यक्ति क्रिमिनल है तो अगले पार्टी का भी मेंबर क्रिमिनल है, जैसा कि हमने कहा 43% तो क्रिमिनल है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है अनएंडिंग ऑर्डेल। एक इसमें देखा जाए तो जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल एंड कॉलेज मस्ट डू मोर टू प्रिवेंट रैगिंग। अगर देखा जाए तो यहाँ पर रैगिंग का मामला चल रहा है, और रैगिंग जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, और देखा गया है कि इसमें हमेशा बच्चों की जान तक चली जाती है। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो सोसाइटी है, जो लेजिस्लेटिव जो एग्जीक्यूटिव है, चाहे यूनिवर्सिटी सिस्टम है, ये एक्चुअली फेल रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो फेल रहे हैं कि रैगिंग को रोक पाएँ। और देखा जाता है जूनियर जो है बच्चों की सिचुएशन ये हो जाती है कि आत्महत्या कर लेते हैं, उनको कभी कभी मार दिया जाता है। तो अभी देखा गया है कि जो है वेस्ट बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में केस आया है, जहां पर PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में है, और एक और भी केस आया था जो PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में है, वहाँ से भी ये मामला आया था। अब सबसे खास बात यह है कि जब भारत में स्वतंत्रता हुआ तो जो रैगिंग के खिलाफ सबसे पहला कानून बनाने वाले यही दोनों स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने सबसे पहले कानून बनाया कि रैगिंग को बैन किया जाएगा, उसके लिए लेजिस्लेशन बनाया गया, पूरी तरीके से कानून बनाया गया। लेकिन ये ब्रुटलाइजेशन जो है अभी खत्म नहीं हो रहा, और ये विक्टिम जो है, जो रैगिंग के विक्टिम हैं, उनके मर्डर हो जाते हैं, और बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं उनका, जो है सेक्सुअल हरासमेंट होता है या कुछ अन्य तरीके से उनके ऊपर जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में इस पर कोई जो है एक कड़ा लगाम कोई लगा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर ये ज़रूरत है कि आखिर इसमें किया जाए, क्योंकि बहुत ही क्रूएल फार्म है, इसमें जो है सेक्सुअल एब्यूज हो रहे हैं, डीह्यूमनाइज किए जा रहे हैं, और साथ साथ देखा जाए तो पूरी तरीके से जो डिसिप्लिन है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, उसे भी बिगाड़ रहा है। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो है छात्र संघ के चुनाव को पहली बात तो ख़त्म कर दिया जाए, और जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसी को जो है इसमें इंक्लूड किया जाए, उसको ही नाम लिखा जाए, उसका ही एडमिशन किया जाए। इसके लिए फार्म भरते ही उससे जो है जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उससे फार्म भरा में ही उससे मेंशन करा लिया जाए, किसी तरीके से जो है रैगिंग में सम्मिलित नहीं होगा। अदरवाइज जिन लोगों को फांसी जैसी सज़ा दी जानी चाहिए, तभी जा कर के ये लोग सुधरेंगे, क्योंकि डर जो है ऐसा हथियार है जो किसी को भी सुधार सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड RK राघवन कमेटी हैड कैप्चर्ड द काज एंड सजेस्टेड एक्शनेबल रेमेडी इन 2007 रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने RK राघवन कमेटी का निर्माण किया था, जिसमें कहा गया था कि वो क्या करें, जो सजेशन दें, साथ साथ जो एक्शन क्या के लिए जाना चाहिए, इस तरह कुछ रेमेडी भी बताएं। 2007 में ऐसी रिपोर्ट की गई, द मीनेस ऑफ रैगिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड द मेजर टू कर्व इट, इस नाम से रिपोर्ट जो है बनाई गई थी। इसमें कहा गया था कि इसमें पिनल एक्शन भी लिए जाएंगे, क्योंकि बच्चों को जो साइकोट्रॉपिक बिहेवियर जो है उसमें आ रहे हैं, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो पर्सनालिटी और डेविएंट बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बच्चे जो है रैगिंग में इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें जो है सुधारने की आवश्यकता है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC कमेटी ने भी 1999 में रिकमेंड किया था कि इनकी जो प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन और पनिशमेंट तीनों होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ प्रोहिबिशन की बात करते हैं। हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो रैगिंग जो है प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर रैगिंग जो है दंडनीय अपराध है, सिर्फ प्रोहिबिशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन हो नहीं पाता है। प्रिवेंशन न होने का ही नतीजा है कि हर साल किसी न किसी यूनिवर्सिटी में किसी न किसी बच्चे की रैगिंग होती है, आत्महत्या होती है, चाहे उसको मार देता, मर्डर या किलिंग होती है। तो हम जो है केवल प्रोहिबिशन पर काम नहीं कर सकते हैं, जो UGC का रिकमेंडेशन है प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट, तो हमें जो है प्रिवेंशन और पनिशमेंट पर भी काम करने की ज़रूरत है, तब जाकर के इसे हम अचीव कर सकते हैं। राघवन कमेटी ने भी ये पाया कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हम सिर्फ प्रोहिबिट की बात करते हैं, लेकिन प्रिवेंट रैगिंग की कोई बात ही नहीं हो पाती है। तो सिर्फ प्रोहिबिशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और हमें जो है वहाँ पर प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के साथ साथ हमें पनिशमेंट भी देने की आवश्यकता है, जो लोग इसमें इंक्लूड हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में देखा जाए तो बहुत बड़ी बुराई इमिनेस बन के उभर रहा है, और हमें जो है इसको जो है अगर समय रहते नहीं इसमें काम करेंगे तो हो सकता है आगे चल कर के सिचुएशन और भयंकर हो, तो फिर यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर मारपीट के हम देख ही रहे हैं। आज यूनिवर्सिटी जो है राजनीति के अखाड़े बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो भविष्य में ये और बड़े अखाड़े बन जाएंगे। तो जो कैंपस होंगे वो जो है पढ़ाई के लिए कम
मारपीट के लिए ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। तो फिर जो है एंटी जो हम एलिमेंट की बात करते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी नेशनलिस्ट जो है वो सब यूनिवर्सिटी में कलेक्ट होंगे और मौज करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो ये है आज का आर्टिकल एडिटोरियल। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आप देखें, उस पर अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।